देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसोसिएशन की जो भी समस्याएं थी वो आज इस मंच के माध्यम से माननीय चेयरमैन साहब को अवगत कराया। माननीय जो विधि और न्याय मंत्री हैं उनके सामने भी समस्याएं उठाई, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं मान्यवर जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी रेलवे बोर्ड की एक PNM में NFIR ने ये मुद्दा उठाया था। हमारी एसोसिएशन ने भी ये मांग की हुई है कि जो CLI का कैडर है उसमें 4600 के बाद में कोई अपग्रेडेशन नहीं आया है। वो मुद्दा मैं समझता हूँ NFIR की PNM में उठाया गया था और हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी एजेंडे में आइटम हमारा चल रहा है। हमने लेटर भी लिखा है और साथ में ही जो रनिंग के लोग हैं हमारे, उनका जब कभी भी DA बढ़ता है तो उसके साथ में ट्रेवलिंग अलाउंस भी उसके साथ साथ बढ़ता है प्रोपोर्शनेटली। तो इस बार जो DA बढ़ा है उसके साथ रनिंग अलाउंस नहीं बढ़ा है। ये भी मुद्दा हमारी एसोसिएशन ने उठाया हुआ। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय चेयरमैन साहब से और अपने एडिशनल मेंबर साहब से कि इसको भी संज्ञान में लेकर के इसका भी समाधान करने का प्रयास करें। मैं अब इसी क्रम में माननीय मंत्री जी जो हमारे संरक्षक भी हैं और जो पिछले जब से सांसद बने तभी से हमारी एसोसिएशन को इनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मैं आमंत्रित करूंगा माननीय अभिजान माननीय मेघवाल जी जिंदाबाद, आदरणीय मेघवाल जी जिंदाबाद। मोदी ने नारा लगाया तो एक नारा मैं भी लगाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर, आप बोलना 2 बार, अमर रहे अमर। बोलोगे क्या? यस बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम। साथी ये ऑडिटोरियम का नाम भी भीम है, ध्यान है क्या? ये जिस ऑडिटोरियम में आप बैठे हो ना, इस ऑडिटोरियम का नाम भीम है। जय भीम। और जिस सेंटर पे बैठे हो वो सेंटर का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। ये 15 जनपद पे है। इससे पहले यहाँ पे एक डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का ऑफिस होता था, पता है क्या? जानते हो किसी को? और गली में से होता था, गली में से गुजरना पड़ता था ना? याद नहीं आ रहा है क्या? आप गए होंगे ना? ये पुरानी कोठी थी सर, पुरानी कोठी थी। पुरानी कोठी थी। KP चौधरी जी बोल रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी का प्रयास है जो आज इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब बाबा साहब के 125 की जयंती मनाई जा रही थी इस देश में, तब कई काम हुए। 10 रुपए का सिक्का भी आपको याद आ रहा होगा, 125 रुपए का सिक्का भी याद आ रहा होगा। एक आपके एसोसिएशन की बैठक थी तो मैंने बांटे भी थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ऐसी कोठियां थी जो कुछ MPओं के पास थी, कुछ CPWD का 2-3 कोठियां उनके पास थी, उनको खाली कराना बड़ा काम था। लेकिन इस काम को नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में लिया कि बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर जो 100वीं जयंती में तय हुआ था, ये तय 100वीं जयंती में हुआ था जब VP सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ये तय हुआ था कि डॉक्टर अंबेडकर इतने विपरीत परिस्थितियों में इतनी पुस्तकें लिख गए, इतना अध्ययन हमें दे गए, संविधान सहित बहुत सी चीजें हमें दे गए, इतना टैलेंट कैसे आया, इसका कोई न कोई एक संस्था बनकर के अध्ययन करे। तो उस समय तय हुआ था
100वीं जयंती का मतलब हो गया 1991-92 में तय हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से एक डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर बने। लेकिन 91-92 में तय हुई चीज पूरी होती है नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। तो ये असाधारण योगदान है नरेंद्र मोदी जी का। इसके शिलान्यास के समय भी हम आए थे, उद्घाटन के समय भी हम आए थे। और एक चीज कही थी, इसी के उद्घाटन के अवसर पर कही थी नरेंद्र मोदी जी ने, कर बाबा साहब नहीं होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड आदरणीय सतीश कुमार जी, हमारे मध्य रेलवे बोर्ड के अन्य पदाधिकारी, जिसमें एडिशनल मेंबर प्रमिला भार्गव जी, हमारे रेणु शर्मा जी, ईडी रिजर्वेशन, हमारे पीसीपीओ नॉर्दर्न रेलवे और हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी। हमारी और बैरवा जी की समानताएं बताएं क्या आपको कि 2009 में ये शायद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने होंगे। कब बने? 2009 में। और 2009 में मैं MP बना। और एक समानता और है पता आपको, जयपुर में जो हमारा घर है उसी गली में इनका घर है। क्या ज्ञान से क्योंकि यू हैव कम ना माय हाउस एट द ये वन टाइम वंस अपॉन टाइम से तो यू हैव कम इन जयपुर। यस यस। आपको देखना है तो मैं बाहर मिल गया, मैं किसको ढूंढ रहे हो? अब ठीक है ना, your dispute is settled ना? At that time there was a dispute. सब सेटल है। Now settle? Okay, ताली बजा दीजिए आप। हमारे DC शर्मा जी भी आए हैं, KP चौधरी जी भी आए हुए हैं। सबको नमस्कार करता हूँ, सम्मानित मंच। आप भी सब आए हुए हैं। मुझे बताया गया है कि शाखा और मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब आए, ऐसा ही है? आप सबके लिए जोरदार ताली बता दीजिए। दो सुविधाएं रेल ने दी। हमारा नागपुर जो आपका अधिवेशन था जिसमें रेल मंत्री जी भी आए थे, मैं भी आया था, मैं शायद रात को आया था। तो उसमें ये दो चीजों पे सहमति हुई थी और ये दोनों चीजें आपको मिली, शाखा स्तर पर कार्ड पास की सुविधा और 2 इनफॉर्मल मीटिंग की जगह 3, ये मिल गई ना आपको? तो अपने रेस्टोरेंट के लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई। और CRB साहब के लिए भी बजाओ जोरदार। अभी वो प्रधानमंत्री जी के साथ एक जरूरी बैठक में है, जैसे ही समय मिला वो आ भी सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। मेरे को उन्होंने कहा आप पहुंचिए, आप भाषण अपना जारी रखिए, तो मैं जारी रख रहा हूं, ठीक है? देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। अभी बैरवा जी ने पता नहीं राज खोल दिया। अच्छा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई 3 चीजें आज के दिन ही है। वो ध्यान है किसको? क्या क्या बोल? जन्म, हाँ नहीं, पर और तीनों ही है आज। तो ये पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा जिसको बोलते हैं हम, ये हर साल आती है। लेकिन इसी तिथि को कोई ऐसा
प्रकृति ने कोई नीति बनाई कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीजें थी, एक उनका जन्म जो हुआ लुम्बिनी में, कहा हुआ, वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, ध्यान है। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ बोध गया में, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ, और वो महापरिनिर्वाण हुआ वो हुआ कुशीनगर में, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा को क्या बनते जी के, बनते जी के, वो बनते जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के लिए जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है। अब आप पूछोगे कि आपने शादी बुद्ध पूर्णिमा को की, तो मेरे उस समय ध्यान में चीजें नहीं थी, पिताजी के ध्यान में रही होगी। लेकिन एक चीज बताओ, मेरा एक अलग टॉपिक है, आज आपने ये दयावादी ने छेड़ दिया, इसलिए छेड़ता हूं। तो हमारे मातृशक्ति की प्रतिनिधि भी मंच में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, और भी हैं मातृशक्ति के प्रतिनिधि, कम है लेकिन है। मेरे जब शादी के 50 साल पूरे हुए तो मैंने एक प्रोग्राम किया था कि आदमी शादी करता है हैप्पी रहने के लिए, फिर वो शादी के बाद हैप्पी क्यों नहीं रहता, हमेशा हैप्पी नहीं रहता, ऐसा नहीं है, कभी कभी वो हैप्पी नहीं रहता, और वो शादी करता है हैप्पी रहने के लिए। तो हम हमारी फैमिली में हैप्पीनेस के इंडेक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको लेकर के हमने 5 घंटे चिंतन किया, और मैंने मेरी पत्नी को एक किताब भेंट की, कोई साड़ी भेंट नहीं की, ना कोई गहना भेंट किया, ना कोई और भेंट किया, एक किताब भेंट की। उस किताब का नाम था एक सफर हम सफर के साथ। अब उसमें हमारे साथ एक भूरेलाल जी IAS थे, उनके भी शादी के 50 साल हो गए थे, वो भी जुड़े। एक जस्टिस अरजीत प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड, वो भी जुड़े। कलराज जी मिश्र जो बाद में हमारे गवर्नर रहे, वो भी जुड़े। कुछ ऐसे लोग भी जुड़े जो लेबर क्लास भी थी, कुछ ऐसे उद्योगपति भी थे, ऐसे 50 केस अक्रॉस द कंट्री, कोई केरला का था, कोई असम का था, कोई जम्मू कश्मीर का था। सबने कहा ये काम अलग किया, अद्भुत किया, लेकिन भूरेलाल जी ने कहा कि इसकी एक छोटी कमेटी बनाओ, और एक परिवार में टूटन क्यों हो रही है, शादियां बिखर क्यों रही है, इस पे चिंतन करना चाहिए। ये 2018। तो उसके बाद हमारी एक छोटी कमेटी बनी, जिसमें भूरेलाल जी थे, मैं था, कलराज मिश्र थे, हुक्मदेव नारायण यादव थे, और जस्टिस अरजीत प्रसाद। तो हम बैठते थे 5 लोग। तो भूरेलाल, ये आपको मैं क्यों सुना रहा हूँ कथा, कि आपके सबकी अधिकतर शादियां हो गई है ना, करीब करीब हुई हुई है ना भाई, हाँ, इसलिए सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। बच्चों की शादी हुई सर, बच्चों की भी शादी हो गई। हाँ, तो इसलिए वो भूरेलाल जी क्या कह रहे हैं, जो मुझे ज्ञान बाद में मिला, फिर हमने दूसरी किताब निकाली। भूरेलाल जी ने कहा मैं IAS बन गया था, हमारी एक मीटिंग में कहा मैं IAS बन गया था, तो अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन एक कोई गैदरिंग में मैं मिला मेरी वर्तमान पत्नी से, और मैं अट्रैक्ट हो गया। तो मैंने देखा भी ये क्या चीज है, ऐसा मैं शादी करना ही नहीं चाह रहा था, अब ये क्यों इच्छा जागृत हो रही है, हमारी शादी हो गई। तब से मैं ढूंढ रहा था कि भाई क्या चीज थी जिस कारण से मैं अट्रैक्ट हूँ। तो फिर पता चला कि भी किसी ने कहा गुण मिल गए होंगे, किसी ने कहा कुछ मिल गए होंगे। वो लंबे समय से सोच रहे थे कि DNA मिलता तब शादी होगी। जब हमारी पुस्तक पढ़ी उन्होंने, हमारी पुस्तक, मेरी ये जो पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, पूरे 100 पेज भी नहीं होंगे, लेकिन मुझे इस मंच से खड़े होकर के कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी पत्नी कोई 4-5 महीने स्कूल गई होगी, लेकिन मेरे पढ़ाने में और मुझे इस मंच तक खड़ा करने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो मैं मेरी पत्नी का। एक सफर हम सफर के साथ, ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप का योगदान है, नहीं है, मेरे माँ बाप का भी योगदान है, मेरे गुरुओं का भी योगदान है, मेरे और लोगों का भी योगदान है, समाज के लोगों का भी योगदान है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा योगदान है वो उस पुस्तक में है। इसलिए उस पुस्तक की समीक्षा हुई,
मुझे पता नहीं था इतनी समीक्षा हो जाएगी। उस पुस्तक की कम से कम 50 विश्वविद्यालयों में समीक्षा होगी, कम से कम चल रहा है काम कंटिन्यू। ये क्या पुस्तक है, ये क्या पुस्तक है, ये लगातार चल रहा है। और सुषमा जी ने जब यूएस जाते हुए पुस्तक पढ़ी तो वापस आकर के मुझे कहा, अर्जुन जी क्या लिख दिया आपने, ये पुस्तक तो बहुत फेमस करेगी आपको। और मुझे अब लग रहा है कि फेमस कर रही है वो पुस्तक। तो जब डीएनए मिला तब शादी हुई। तो शादी के बाद अगर छोटी मोटी कोई कड़वाहट जीवन में आ जाए तो झगड़ना जरूरी है, बैठ करके समझाइश करके उस मामले को निपटाना जरूरी नहीं है क्या? पत्नी अगर समझदार हो तो पति को समझाए, और अगर पति समझदार हो तो पत्नी को समझाए। ये कोर्ट केस क्यों कर रहे हैं? पति पत्नी में से एक को हारना आना चाहिए। पति पत्नी में से एक हारेगा तो परिवार जीत जाएगा। पति पत्नी में से एक हारेगा तो परिवार जीत जाएगा। आपको परिवार को जिताना है तो अपने आप को जिताना है भाई, बताओ। परिवार को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया। मैं एक लोक अदालत में गया और हमारे पुराने एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने की थी वो लोक अदालत। तो मैंने ऐसे पूछा, क्यों मैं फैमिली जो मामले होते हैं उनमें इन्वॉल्व रहता हूं। मैंने पूछा कोई फैमिली का कोई मामला आपके यहाँ सेटल हुआ लोक अदालत में? उन्होंने कहा एक फैमिली का मामला भी सेटल हुआ। तो मैंने बुलाया, मैंने बुलाओ। वो साइंटिस्ट थे दोनों। कितने साल से झगड़ रहे थे? बस 27 साल से। और बाद में लोक अदालत में सेटल हुआ। तो जीवन का अमूल्य समय तो निकल गया। काहे के लिए शादी की? क्यों आए थे संसार में? झगड़ने के लिए क्या? और दोनों ये तय करके आए, बैठे हुए थे। वो सोच रहा था मैं जीतूंगा और वो सोच रहा था मैं जीतूंगा। और चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा किया कि दोनों को बैठा करके समझौता करा दिया और परिवार जीत गई। इसलिए परिवार जीतने की आपकी ताकत में कई बार आपका ईगो अगर आड़े आता है तो इस ईगो को शांत करिए। इसमें मैं एक कई बार समझाइश करने जब जाता हूं, मैं मेरा एक क्षेत्र है जी, आप समझ रहे होंगे, आप छेड़ दिया, इसलिए मेरा एक क्षेत्र है, ये मेरा फील्ड है। फैमिली डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए मेरा ये फील्ड है। उसमें मैं जगजीत सिंह जी को कई बार याद करता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो आज भी याद करूं। आपको सीआरपी साहब टाइम तो है, वो भी 10-15 मिनट तो है ना। एक बार हम जगजीत सिंह जी के यहाँ गए। एक श्री गंगानगर में हमें एक हॉस्पिटल बनाना था। तो वो श्री गंगानगर में जन्मे थे, बड़े गजल सम्राट थे। किसी ने कहा कि उनको बुला लो, प्रोग्राम करा लो, आपका हॉस्पिटल बन जाएगा। आपके अभी चंदा करते करते 2 करोड़ चंदा हुआ, आपको चंदा चाहिए 5 करोड़ 3 करोड़ की डिमांड है, आपके शॉर्ट पड़ रहा है। हम उनके पास गए तो हम 5 लोग। उनको कहा आपको गंगानगर आकर के प्रोग्राम करना। बोला मेरा जन्म स्थान है, मैं जरूर करूंगा। लेकिन हमारे साथ एक आदमी थे जिन्होंने जगजीत सिंह जी को गोद खिलाया था। उन्होंने कहा, उनका नाम था उल्फत राय सैनी। उन्होंने कहा चित्रा को साथ लाना पड़ेगा। तो जगजीत सिंह जी ने कहा राय साहब, मेरा लड़का था एक, उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो। उसके बाद चित्रा ने गाना छोड़ दिया, इसलिए वो नहीं आ सकती श्रीगंगा ने। तो मैं चल रहा हूँ, चिंता मत करो, आपका शो बढ़िया हो जाएगा। राय साहब माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो पंजाबी थे वो। उन्होंने कहा हम तो नूह को लेकर के ही जाएंगे। नूह समझ, पुत्र बंधु ना, बहू, हाँ ये ठीक, कि हम नूह को लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई वो नहीं है, चलेगी। तब जब ज्यादा जिद की राय साहब ने, तब जगजीत सिंह जी ने एक अंतरा सुनाया जो मैं कई जगह सुनाता हूं, और वो मैं गा के सुनाता हूं जो उन्होंने गाया। मैं गीतकार भी हूं, मैं संगीतकार भी, और मैं कवि भी हूं। तो ये चीजें मैं करता रहता। तो खड़े हुए जगजीत सिंह जी और खड़े होकर के बोले, ये बहुत बड़ा ज्ञान है जी, मैं इसको छोटा ज्ञान नहीं मानता जो मैं अभी दे रहा हूं, जो उन्होंने मेरे को जगजीत सिंह जी ने दिया। हम 5 लोग थे। राय साहब, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता,
मैं उनके इन्वर्टेड वर्ड ही यूज कर रहा हूं जी, मेरे यहां बैठे हुए हैं वो वर्ड। राय साहब, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। मैं गजल सम्राट हूं, देश और दुनिया में फेमस हूं, लेकिन मुझे संतान सुख का अभाव है। इसलिए आप ये मानो कि चित्रा नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या, फिर नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए? बोला मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आपके पास अवेलेबल है उसको एंजॉय करो और उसको बेस्ट बना दो। आप कहीं कोई ऑफिसर हो, कहीं कोई कुछ काम करते हो, कहीं कुछ बांसुरी बजाते हो, कहीं कुछ संगीत करते हो, उसको बेस्ट बना दो जो अवेलेबल है। और जो नहीं है आपके पास उसके लिए प्रयास करो। आप ऐसा मत करो कि चित्रा नहीं चलेगी तो आपका प्रोग्राम ही नहीं होगा। राय साहब, ये तो आपका नकारात्मक सोच है। अब वो राय साहब भी नहीं है दुनिया में, जगजीत सिंह जी भी नहीं। फिर भी राय साहब नहीं माने, जिद किया कि जगजीत मैंने तुम्हें गोद में खिलाया था। बोला हाँ खिलाया था, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी सुनो, बच्चों की बात भी कभी सुननी चाहिए, ऐसे राय साहब को कहा। लेकिन फिर भी नहीं माने तो जगजीत सिंह जी खड़े और खड़े होकर के उन्होंने एक अंतरा सुनाया। और क्या शानदार सुनाया। कोई साज नहीं था, लेकिन अंदर से आवाज आई थी ना। खाना तो सबके घर बनता है, लेकिन किसी किसी घर का खाना टेस्टी क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रेम का भाव होता है। जगजीत सिंह जी ने कहा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरे गीत अमर कर दो, मेरे गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरी गीत अमर कर दो। राय साहब, पति पत्नी में से अगर एक हार गया तो परिवार जीत गया। ये जगजीत सिंह जी बोल रहे हैं। पति पत्नी में से एक हार गया, परिवार जीत गया, जीवन सुखमय हो गया। आप इतनी जिद मत करो राय साहब, मैं चल रहा हूं और आपकी हॉस्पिटल बन जाएगी, आपका एम पूरा हो जाएगा। जब आपकी मंजिल पूरी हो रही है तो बीच में क्यों अवरोध पैदा कर रहे हो? तो ऐसे जगजीत सिंह जी को मैं याद करके जोरदार ताली जगजीत सिंह जी के लिए। कभी पूरी बनाने जाओ तो देखना एक हॉस्पिटल बनी हुई है, उसमें जगजीत सिंह के 100 का योगदान है। तो ऐसा कहीं योगदान होता है तो जीवन में याद आता है। ये तो मैंने बात उनकी आज बुद्ध पूर्णिमा थी और एक जीवन से जुड़ी बात इन्होंने कही, उसने कही है। अब आप अश्विनी वैष्णव जी का कुछ विषय में बताता हूँ। बैरवा साहब और हम कभी कभी बात करते हैं, अशोक जी और हम सभी। रेल मंत्री तो ठीक है, जब तक सरकार होती रेल मंत्री आते हैं, अपना काम करते हैं, सभी अपना कोई कोई योगदान देते हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी एक अलग तरह का योगदान दे रहे हैं। आपका जो पिछला चुनाव हुआ जीसी शर्मा जी बैठे, इनके सामने भी कह सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है, कह सकते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन है बीआरएमएस, है ना? उसको जब आपने समर्थन दिया, नागपुर में अधिवेशन में दिया था ना रेजुलेशन, तो बहुत से लोगों ने मुझे भी फोन किया कि साहब बीएमएस को क्यों समर्थन दे रहे हो?
मैंने कहा हमारा जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है वो बाबा साहब के विचारों से जुड़ा हुआ है। जो बाबा साहब के विचार थे उनको आगे बढ़ाने का काम करता है इस संगठन। और इस संगठन की ही विशेषता है कि मैंने बैरवा साहब आपका अधिकतर फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे हुगली हो, चाहे साउथ का हो, चाहे आपके नॉर्थ का हो, जयपुर का हो, बहुत अटेंड किए। उसमें आप लोग ही कहते हो बाबा साहब का व्यक्तित्व बड़ा था। खाली दलितों के मसीहा या संविधान निर्माण किया यहाँ तक सीमित नहीं था बाबा साहब का व्यक्तित्व। बाबा साहब का व्यक्तित्व है इतना बड़ा था कि आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है उसके गठन में भी बाबा साहब का योगदान है। आज फाइनेंस कमीशन बना हुआ है उसके गठन में भी बाबा साहब का योगदान है। आज जो नदियां जोड़ने वाला कंसेप्ट अब चालू हुआ है, कभी उस जमाने में बाबा साहब ने कह दिया नदियां जोड़नी चाहिए। जैसे एक तरफ बाढ़ एक तरफ सूखा, दोनों से मुक्ति मिले। और वाटरवेज, नदियों से आवागमन होना चाहिए, ये बाबा साहब का ही कंसेप्ट था। आपने कभी GSS देखा है ना? GSS, ये जो पावर स्टेशन होता है ना, पावर स्टेशन, पावर ग्रिड जिसको बोलते हैं, ग्रिड सब स्टेशन GSS, ये पहला जो GSS बना था इस देश में वो बाबा साहब के समय बना जब वो वाइसराय के लेबर मेंबर थे, उस समय बना। पावर मिनिस्टर भी थे बाबा साहब। और काम के घंटे मजदूरों के तय नहीं थे। 8 घंटे काम के घंटे तय करने का काम भी बाबा साहब ने करवाया। और उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि रूल ऑफ लॉ लागू है, आपके देश में यहाँ लागू नहीं करते हो। आपके 8 घंटे से ज्यादा कोई काम करता है तो ओवर टाइम देते हो, हमारे देश में क्यों नहीं देते हो? तो ओवर टाइम का कंसेप्ट भी बाबा साहब ही लेकर आए। मैटरनिटी लीव, धनबाद एक कोयले की खान है जहाँ पे बाबा साहब कोयले की खान का इंस्पेक्शन करने गए थे। तो खान नीचे होती है, देखा होगा आपने। उसमें एक महिला मिली थी, उसके पेट में बच्चा भी था। उन्होंने कहा कितने घंटे काम करते हो? तो बोला घंटे तय ही नहीं। और बोला आपको डिलीवरी की छुट्टी मिलती है? बोला काहे की छुट्टी, ये तो तुरंत काम कराते हैं हमसे ठेकेदार। तो ये वाइसराय के ये जो लेबर मिनिस्टर थे बाबा साहब, मेंबर मिनिस्टर का ही काम थे उनका पास, यहाँ आकर के 8 घंटे बहस की कि आपके घंटे में मिनिमम वेज है, काम के घंटे तय है, कोई प्रेग्नेंट औरत है उसके लिए मैटरनिटी लीव है? बोला है। फिर हमारे देश में क्यों? और मैं कल ये देख के आया हूं किस तरह का धनबाद में कोयले की खानों में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो ये विचारों को कोई प्रमोट कर रहा है। मैंने ये कहा है, रेल मंत्री जी से भी कहा है, जो मेरे को कहते हैं कि क्यों आप BMS के साथ सपोर्ट में गए। तो मैंने कहा बाबा साहब की पहली पुस्तक आई थी धनंजय कीर की, तो दूसरी सबसे बढ़िया पुस्तक आई है, बढ़िया पुस्तक कह रहा हूं मैं, वो दत्तोपंत ठेंगड़ी की ही है जो BMS के संस्थापक थे। उन्होंने ये सारी चीजें लिखी है कि बाबा साहब का व्यक्तित्व विशाल था। तो मैंने कहा दोनों का विचार एक था। और फिर बाबा साहब 52 का चुनाव जब हार गए थे, हरवा दिया गया था उनका चुनाव, एक षड्यंत्र किया गया था बाबा साहब के लिए नॉर्थ बॉम्बे का चुनाव। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी ही थे जिन्होंने कहा, उस समय वो RSS के प्रचारक थे, BMS बनी नहीं थी, उन्होंने ही कहा कि बाबा साहब को चुनाव भंडारा से मैं जिताऊंगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि दत्तोपंत ठेंगड़ी बाबा साहब ने जो चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन का लोकसभा का भंडारा से, उसके वो चुनाव प्रबंधन के इंचार्ज थे दत्तोपंत ठेंगड़ी। इसलिए मैंने कहा BMS का साथ जो हमारा बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे विचारक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब, उनके द्वारा गठित एक संगठन है मजदूरों में काम करने के लिए BMS, उनका ही एक एक्सटेंडेड विंग है रेलवे का BRMS। इसलिए हम समर्थन देने के लिए आए हैं। इसलिए आपकी जानकारी में भी रहना चाहिए कि हमने समर्थन क्यों दिया। समझ में आ रहा है ना आपके? और समर्थन दिया तो उसका फर्क भी पड़ा ना, शायद 5 रेलवे में आगे 20% से ज्यादा या 4 में आए? 3 में 20% से ज्यादा है, 2 में 15 के आसपास है। तो आने वाले समय में 5 में आ जाओगे और कई जगह 20 में जाओगे, ऐसा लगता है।
लेकिन बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने चुनाव जो है 2000 अभी जो चुनाव हुआ था जो लड़ा, उसके लिए जोरदार अपने संगठन के लिए भी ताली बजा दीजिए। धन्यवाद दीजिए। आपके 2 विषय पेंडिंग है, एक ऑफिस पीरियड का ट्रांसफर में प्रोटेक्शन, ये आपने अभी बताया कि आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, आपके ऑफिस पीरियड का भी ट्रांसफर में प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये डिमांड है ना आपकी। और दूसरा आपने कहा है कि एक पासेज जो है वो उसकी जो निर्धारित संख्या है वो संख्या निर्धारित करनी है क्या? प्लीज ग्रांट स्पेशल कैजुअल लीव एंड स्पेशल passes to attend the organizational quarterly meeting of CEC, KDC, DEC, WC, DEC of the association. Please grant protection in transfer of office periods of the association as done in case of office period of the trade union. ये डिमांड है। तीसरी डिमांड है, please allow this association all welfare committee functioning under प्रेम स्कीम, ये भी डिमांड है। ये प्रेम में पूछ रहा था चेयरमैन साहब, तो मैं इस मंच से आपको कह सकता हूं कि मुझे रेल मंत्री जी ने आज, मेरा भी एक कार्यक्रम बीच में कोई आ गया था, लेकिन मैंने बैरवा जी को कहा मैं आधे घंटा के लिए आऊंगा, मैं लंबा समय क्यों बैठ रहा हूं, और आपका जो स्वागत का समय वो भी मैं यहाँ बैठूंगा। मुझे रेल मंत्री जी ने कहा है कि आपको मैक्सिमम समय इसमें देना है, और जो भी डिमांड आती है एसोसिएशन के द्वारा उसको नोट करके लाना है। मैं पहले फ्री हो गया, आज ही उन्होंने कहा है मैं पहले फ्री हो गया, तो मैं भी आकर के बताऊंगा, नहीं तो बोला आप आना मेरे पास, हम और चेयरमैन साहब और रेल मंत्री जी ने कहा हम तीनों मिलकर के आज ही चर्चा करके उनकी डिमांड। तो आप सिंसियरिटी दे सकते हो, रेल मंत्री जी की सिंसियरिटी दे सकते हो और उनका डेडिकेशन दे सकते हो वेलफेयर एसोसिएशन के प्रति, कितना डेडिकेशन है। और आज आपको पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग चल रही है पहलगाम के बाद, जो मामला हुआ जो आपको पता ही है, और जो शहीद हुए उनको हमने मौन धारण करके श्रद्धांजलि भी दी है, और भारत की सेनाओं ने शानदार काम किया है, उसके लिए हम सलाम भी भारतीय सेना का करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये चीजें आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक विषय पर्सनल जो आपका किसी व्यक्तिगत किसी के स्टाफ का पटियाला से संबंधित आया है, वो भी मैंने नोट किया है। आप निश्चित रहिए कि जो विषय करने वाले होंगे जरूर करेंगे। और अब मैं आज के इस प्रोग्राम का जो आपकी मेरे ख्याल में हाफ ईयरली आपकी जनरल बॉडी की मीटिंग है और आप सुबह से ही बैठे होंगे, सुबह से ही बैठे हैं, तो आपको मैं बधाई देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। लेकिन फिर कहता हूं कि आप जिस ऑडिटोरियम में बैठे उसका नाम भीम है, और जिस सेंटर में बैठे हो उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर है। जय भीम जय भारत। आप जोर से लगाइए, जय भीम। आइए आगे भारत बोल दीजिए, मैं भीम बोलता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सलाम जी बोल देंगे क्या बात? बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत आभार।